हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोफेशनल एथिक्स का और लास्ट सेशन में हमने दो टॉपिक्स को कवर अप किया था, गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग एंड डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड दैट इज काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट 2008। काफी गाइडलाइंस इसमें ऐसी हैं जिनको हम पहले कहीं ना कहीं पर डिस्कस कर चुके हैं, ईदर इन क्लॉज नंबर 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल और इन क्लॉज नंबर 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। क्लॉज 6 वो एक प्रोहिबिशन लगाता है और कहता है कि एक प्रैक्टाइजिंग मेंबर गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क through circular, advertisement, interview, personal communication or by any other means. And in a similar manner, clause number 7 वो एक प्रैक्टाइजिंग मेंबर को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी बनाता है यदि अ मेंबर इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टाइजिंग मेंबर है वो एडवर्टाइज करता है अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को, सर्विसेज को और डेजिग्नेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करता है। तो क्लॉज 6, 7 उन्हीं के रेफरेंसेस में काउंसिल ने एडवर्टीजमेंट की कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं। कुछ गाइडलाइंस हमने क्लॉज 6 में पढ़ी, कुछ गाइडलाइंस क्लॉज 7 में पढ़ी और इसके अलावा जो काउंसिल ने इन जनरल गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं अब वो हमें कवर अप करना है। उन गाइडलाइंस में एक गाइडलाइंस तो राइट अप की है जिसकी डिस्कशन मैंने आपके साथ क्लॉज नंबर 7 में की थी। तो नाउ अब वही गाइडलाइंस राइट अप की क्या है, राइट अप का है क्या और राइट अप के रेफरेंस में क्या क्या कंडीशंस हमें कंप्लाई करनी पड़ेंगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज गाइडलाइंस फॉर राइट अप। राइट अप का मतलब क्या है? फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म राइट अप। राइट अप इट मींस राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स, अपने पर्टिकुलर्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन देना इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द गाइडलाइंस, setting out the services which are rendered by the member or the firm and any writing and display of the particulars of the member in practice or firm of chartered accountant issued, circulated or published by way of print or electronic mode or otherwise, including in newspaper, journals, magazines, websites, including social networking websites। सो बहुत बड़ा मीनिंग हो गया कि जो राइट अप है क्या, अपने पर्टिकुलर्स की एक राइटिंग करना जिसमें आप बता रहे हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज रेंडर करते हैं और उस राइट अप का पब्लिकेशन न्यूज़पेपर्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऊपर अलाउ किया गया। लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं, आप ये राइट अप इशू कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, पब्लिश करा रहे हैं न्यूज़पेपर में, जर्नल में या वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ये सारी जो पर्टिकुलर्स हैं ये ओनली इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस जो इशूड बाय द काउंसिल है। तो नाउ गाइडलाइंस में क्या क्या कंडीशंस हैं जिनका कंप्लायंस हमें इंश्योर करना होगा। कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद, फर्स्ट वन, इट शैल बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ईमानदारी से, सच्चाई से आप अपने पर्टिकुलर्स के बारे में राइटिंग करेंगे। देयर शुड बी नो एक्सग्रेटेड क्लेम्स, मीन्स एक ऐसा क्लेम जो आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट करे, एडवर्टाइज करे और एक अनड्यू पब्लिसिटी की फॉर्म में आए। फॉर द सर्विसेज
offered by the member or the firm, qualifications or experience of the member or any of the partner or any person associated with the firm. It must not make any disparaging references or unsubstantiated comparison to the work of others, कि ये हमारा काम है और ये दूसरों का काम है। इस तरह के कंपैरिजंस आपको उस राइटअप के अंदर नहीं देने हैं। जैसे कई बार एक पर्सन अपनी एक कोई एडवर्टीजमेंट करता है तो वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन बता देता है, कि जैसे मान लीजिए किसी मोबाइल का कंपैरिजन है, एक्स कंपनी अपने मोबाइल के बारे में कुछ पर्टिकुलर बताती है तो उसका कंपैरिजन वाई के साथ कर देती है। ये चीजें प्रोडक्ट के केस में हो रही है, दैट्स ओके, लेकिन सर्विसेज के केस में ये चीजें इट शुड नॉट बी देयर। इट मस्ट नॉट मेक एनी डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस और अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजंस टू द वर्क ऑफ अदर्स। इट शुड नॉट बी ऑफ अ नेचर दैट मे ब्रिंग profession into disrepute. It should not contain testimonial or endorsement concerning any member or name of clients or the fees charged, कि क्लाइंट ने आपकी तारीफ की और आप उसका एक टेस्टिमोनियल अपने राइटअप के अंदर दे दें। जैसे आप कई बार कुछ टेस्टिमोनियल्स को पढ़ते होंगे, लाइक हम लोग जो टीचर्स हैं, ठीक, हमारे स्टूडेंट की किसी की रैंक आ गई और उसने कुछ बोल दिया, लो अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरे टेस्टिमोनियल्स दे दिए। बुक के बारे में किसी ने कमेंट कर दिया, बुक के पीछे हमने अपने टेस्टिमोनियल्स लगा दिए। व्हाट्सएप पर किसी ने प्रेज कर दी तो उसका टेस्टिमोनियल सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल्स में घुमा दिया। हम लोग ऐसा करें ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में नहीं है। ठीक, हम लोग से मतलब जो पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में नहीं है, हम अपनी वेबसाइट पर दें, दैट्स ओके। हम अपने पैम्फलेट्स में इन चीजों को दें, दैट्स ओके। हम अपनी बुक के ऊपर इन चीजों को दें, दैट्स ओके। लेकिन एक प्रैक्टाइजिंग सीए अपने राइटअप में टेस्टिमोनियल्स दे क्लाइंट्स के या अदर मेंबर्स के, दैट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इट इज अगेंस्ट द गाइडलाइंस। It should not contain any information about the achievements, awards, except the awards given by the central or state governments or the regulatory bodies or any other position held or accreditation granted by any organization. So, आपको इस राइटअप में अपनी अचीवमेंट्स, अपने अवार्ड्स और एनी अदर पोजीशन हेल्ड और एक्रीडिटेशन ग्रांटेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक जैसे हम अपनी बात करता हूं मैं टीचर्स की, कि हमें कोई रिकॉग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, वो किसी से भी मिले, हम उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। ठीक, लेकिन क्या एक प्रैक्टाइजिंग सीए उसको हाईलाइट करना चाहिए? नो, उसको नहीं करना चाहिए। Monogram of any kind or use of any kind of catching words is not permissible. क्या हम लोग करते हैं? जैसे मैंने कई जगह देखा है, कुछ जनरल वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं कि सक्सेस सिंप्लीफाइड, बेस्ट कोचिंग, इस तरीके के कुछ कैचिंग वर्ड, नंबर 1 टीचर एंड सो ऑन। मेंबरशिप नंबर एंड फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैंडेटरी है इन राइटअप में देना। फॉन्ट साइज 14 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एंड मस्ट नॉट बी वायोलेटिव ऑफ प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, रेगुलेशंस 1988, कोड ऑफ एथिक्स 2020 और एनी अदर गाइडलाइन ऑफ द काउंसिल। तो नाउ अब ये जो कंडीशंस बताई गई है, ये कंडीशंस किसके लिए है? राइटअप के लिए। राइटअप क्या है? एक राइटिंग ऑफ द पर्टिकुलर्स अबाउट द सर्विसेज जो हम रेंडर कर रहे हैं, जिसको हम इशू कर सकते हैं, सर्कुलेट करा सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं इन अ न्यूज़पेपर, जर्नल, वेबसाइट और इवन ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, बट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस हम पढ़ रहे हैं। तो इन गाइडलाइंस में कुछ कंडीशंस क्या निकल करके आई?
नंबर एक, कि जो आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट्स को, उसमें आप कोई भी अनड्यू क्लेम एक्सेप्शनल नेचर का वो आप नहीं करेंगे, कोई भी अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजन नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर जिससे इस प्रोफेशन को डिसरिगार्ड डिसरिस्पेक्ट मिलती है वो आप मेंशन नहीं करेंगे, कोई टेस्टिमोनियल आप नहीं देंगे, कोई एंडोर्समेंट नहीं देंगे, एनी अचीवमेंट, अवार्ड, पोजीशन, एक्रीडिटेशन नहीं मेंशन करेंगे, मोनोग्राम ऑफ एनी काइंड और यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैचिंग वर्ड नॉट परमिसिबल, मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है, मैंडेटरी देना ही देना है, फॉन्ट साइज 14 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन, कोड ऑफ एथिक्स और एनी अदर गाइडलाइंस उसकी वायोलेशन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा राइटअप एक प्रैक्टिसिंग सीए दे सकता है। लेकिन यदि मैं प्रैक्टिसिंग सीए नहीं हूं, मैं अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए ये सब करना चाहता हूं, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आपकी बुक बहुत अच्छी है, ठीक, बहुत मैसेज इस तरीके के टीचर्स के पास जाते हैं, सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, सर आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। उन चीजों को यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमोट करे, हाईलाइट करे, क्या वो मिसकंडक्ट है? कहीं से किसी तरह का मिसकंडक्ट नहीं है। लेकिन यदि एक प्रैक्टिसिंग सीए अपने प्रोफेशन में इन चीजों को हाईलाइट करता है, अपने राइटअप के अंदर इन चीजों को हाईलाइट करता है, देन इट इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो चीजें प्रैक्टिसिंग सीए के लिए एक मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आता है, तो वी एज अ टीचर, हमारी भी अपनी एक ड्यूटी बनती है इस प्रोफेशन की डिग्निटी, इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट को यदि हमें मेंटेन करना है, तो एज ए टीचर भी हमें इन चीजों को टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इन चीजों को फॉलो करूं। तो कहीं पर भी आप देखेंगे तो शायद से, ठीक, मेरी कोशिश होती है इन टेस्टिमोनियल्स को कहीं पब्लिश ना करना, या कोई भी एक्रीडिटेशंस हैं उनको एडवर्टाइज ना करना। तो ये चीजें, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो आप सर्विस सेक्टर में जाएं या प्रैक्टिस में जाएं या टीचिंग में जाएं और कहीं पर भी जाएं, वो आपका एक वे आउट होगा कि आप अपनी एक्टिविटीज को किस तरीके से मेंशन करना चाहते हैं। बट मेरा अपना एक बिलीफ है दैट कि यदि हम अपने हार्ड एफर्ट्स पुट करते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट्स पुट करते हैं, तो वो अपने आप रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें किसी भी तरह की ऐसी चीजें जो एक अनड्यू पब्लिसिटी है उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो यदि एक प्रोफेशन को हम आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि एक बहुत रिस्पेक्ट के साथ इस सोसाइटी में देखा जाता है, तो इस रिस्पेक्ट का कारण क्या है? यही कोड जो हमारा एक कंडक्ट, हमारा एक बिहेवियर बताता है। लेकिन ओवर द पीरियड जो सोशल, ठीक, नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके थ्रू कुछ भी इन जनरल कई बार बातें कर दी जाती हैं अगेंस्ट द प्रोफेशन, अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट, बिना इस बात को जाने कि इन चीजों का इफेक्ट, इन चीजों का असर फाइनली किस पर पड़ेगा? हमारे प्रोफेशन पर। सो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो आप कोशिश करिएगा इन गाइडलाइंस को, बेशक आप प्रैक्टिस में हैं या नहीं, कोशिश करिएगा इन चीजों को फॉलो करने की। ये मेरी ड्यूटी भी बनती है आपको इन चीजों के बारे में गाइड करना, और मैं कोशिश करता हूं अपने आप भी, क्योंकि आपका एक ऐसे मन में आ रहा होगा कि सर आप फॉलो करते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाता हूं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं इन चीजों को फॉलो करूं, कोशिश करता हूं। बट कई बार होता है कि हाँ, एक चीज है कि जो मिसकंडक्ट नहीं है और हम इन चीजों को एडवर्टाइज करते हैं, बट ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टू बी कंटेन्ड इन राइटअप। यदि मैं इसको एक इंडिविजुअल मेंबर के रेफरेंस में बात करूं, इंडिविजुअल मेंबर जो प्रैक्टिस में है, वो अपने राइटअप के अंदर अपना नेम, मेंबरशिप नंबर, ये तो मैंडेटरी है ही,
एज, किस डेट पर वो एसोसिएट मेंबर बने थे, द डेट ऑफ बिकमिंग फेलो मेंबर, डेट जिस डेट से वो सीओपी होल्ड करते हैं, एनी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस, लैंग्वेजेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोफेशनल एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल, सीए का लोगो, पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ, एम्प्लॉयज की डिटेल्स, एम्प्लॉयज में चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदर प्रोफेशनल्स, आर्टिकल असिस्टेंट, अदर एम्प्लॉयज, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज एंड देयर पर्टिकुलर्स ऑन द लाइंस अलाउड फॉर अ मेंबर एज स्टेटेड अबव। मींस क्या एम्प्लॉयज की आप रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस, लैंग्वेजेस नोन, कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और यदि आपके एम्प्लॉयज में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या वो सीओपी होल्ड करते हैं, एसोसिएट मेंबर हैं, फेलो मेंबर हैं, वो डिटेल जो डिटेल आप मेंबर्स के लिए देते हैं ऑन द सेम लाइंस आप वो डिटेल एम्प्लॉयज के लिए भी दे सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड पोजीशन हेल्ड एज डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, फर्म्स अपनी राइटअप के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशंस दे सकती है? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, किस ईयर में फर्म एस्टैब्लिश्ड हुई थी, प्रोफेशनल एड्रेस दैट इज रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट बोथ हेड ऑफिस एज वेल एज ब्रांचेस, वर्किंग आवर्स, टेलीफोन नंबर्स, मोबाइल, फैक्स नंबर, ईमेल, नंबर ऑफ पार्टनर्स, name of the proprietor or partner and their particulars on the lines allowed for a member as stated above। जो यहां पर मेंबर्स के लिए डिटेल है उसी लाइन पर आप फर्म के पार्टनर्स की या यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के प्रोप्राइटर की डिटेल देंगे, सीए लोगो, एम्प्लॉयज की डिटेल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदर प्रोफेशनल, आर्टिकल्स, अदर एम्प्लॉयज, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म and their particulars on the lines allowed for a member, services provided and affiliation with a network that is registered with the institute। so ये हमारी गाइडलाइंस हैं इन रिलेशन टू राइटअप। तो राइटअप बेसिकली है क्या? दैट इज राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स। किस मैटर के ऊपर? ये रहे वो सारे मैटर जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए। आप क्या सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं उसके ऊपर मेन ये एक राइटअप है जिसमें आप अपनी डिटेल, अपनी फर्म की डिटेल, अपने एम्प्लॉयज की डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, एज, किस डेट पर एसीए बने, एफसीए बने, सीओपी, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, वो सब दे सकते हैं और इसको आप इशू कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। कहां कहां पर? जर्नल में, न्यूज़पेपर में या मैगजीन के अंदर या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऊपर भी। ये हमारी गाइडलाइंस थी राइटअप के ऊपर। अर्लियर ये गाइडलाइंस 2017 से पहले भी सिलेबस के अंदर थी, बट जब 17-18 में सिलेबस रिवाइज्ड हुए तब ये गाइडलाइंस हटा दी गई थी, अब फिर वापस से सिलेबस में डाल दी गई। पहले भी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता था और इन माय ओपिनियन शायद आगे भी इससे कोई क्वेश्चन एज सच ना आए। क्या आपको लगता है ये पूछा जाएगा? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन टू बी कंटेन्ड इन द राइटअप? मुझे तो लगता नहीं। कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद, जनरल कंडीशंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंसिल गाइडलाइंस में नेक्स्ट, अच्छा एक पॉइंट टू रिमेंबर भी दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। द राइटअप में हैव सिग्नेचर, नेम ऑफ द मेंबर, नेम ऑफ द पार्टनर, साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, प्लेस एंड डेट। गाइडलाइंस फॉर द वेबसाइट्स, ये ऑलरेडी हम क्लॉज 6 के अंदर कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। थर्ड पार्टी की यदि हम बात करें तो वो काफी सारी एंटिटीज को, कुछ कॉरपोरेट्स को, बैंक्स को, न्यूज एजेंसीज को, न्यूज़पेपर्स को एटसेट्रा अपनी सर्विसेज देते हैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी की। अब वो सर्विसेज कैसे दे रहे हैं कि कुछ कॉरपोरेट एंटिटीज, बैंक्स, लाइक बैंक अपनी वेबसाइट के थ्रू टैक्स कंसल्टेंसी देता है,
इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंस प्लानिंग की कंसल्टेंसी देता है। तो नो, अब यदि इस कंसल्टेंसी में वो कहते हैं कि जो ये कंसल्टेंसी है ये एक्सपर्ट्स के थ्रू होगी, और फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर ये एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं? फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर ये एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। तो क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कॉरपोरेट को, बैंक को, न्यूज एजेंसी को, इंश्योरेंस कंपनीज को एंड सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटीज को क्या इस तरीके की सर्विसेज रेंडर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या फ्रीली? मींस क्या उन एंटिटीज के जो वो एंटिटीज हैं, लाइक बैंक का एग्जांपल लेता हूं, क्या वो बैंक या एनबीएफसीज ओपनली उन मेंबर्स के बारे में डिटेल एडवर्टीज कर सकती है अपनी वेबसाइट्स पर इन अ लिमिटेड मैनर? और यही जो गाइडलाइंस है ये उसी चीज के ऊपर बताती हैं कि किन किन मैटर को आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं इन अ रिलेशन टू अ मेंबर कंसल्टेंट। अ नंबर ऑफ नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, corporates, including banks, finance companies, and newspapers, have set up their own websites through which advisory services on taxation and other matters are provided, and these matters are those where chartered accountants are rendering the professional services. And these websites may request chartered accountants or chartered accountant firms to provide consultation and advice through their websites. So, first thing, क्या ये permitted होगा? Whether a practicing CA or a firm of chartered accountant can provide consultancy services through the platform of others? Yes, they can. It is permitted. सबसे पहली बात तो, लेकिन क्या कंसल्टेंसी एंड एडवाइस के अलावा कोई और सर्विस रेंडर की जा सकती है? नो, प्रोहिबिटेड। नो अदर सर्विसेज बिसाइड कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी कैन बी परमिटेड। जो परमिट की गई मींस कंसल्टेंसी एंड एडवाइस, इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट on the website, contact address of chartered accountant should not be provided. Any material which advertise the professional achievement or status of such chartered accountant should not be provided. However, आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं that they are chartered accountants. However, उस पर्सन के नाम के साथ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो जनरल डेजिग्नेशन है वो नहीं देंगे। आप मेंशन कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डेजिग्नेशन यहां पर परमिट नहीं की गई। वैसे कर देनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी रेस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस लगानी चाहिए, बट ठीक है, जो गाइडलाइंस हैं, जो काउंसिल ने सोचा, उन्होंने भी कुछ सोच समझकर ही ये डिसीजन लिया होगा। बट मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफर है यहां पर कि इस जगह पर कि यदि एक प्रैक्टाइजिंग सीए या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइजरी या कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है, देन चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज करने में क्या परेशानी है? बट हो सकता है कुछ ना कुछ कंसर्न्स रहे होंगे जिसको ध्यान में रखते हुए काउंसिल ने ये प्रोहिबिशन लगाई है। नेक्स्ट, publication of name or firm name in the telephone or other directories. क्या एक फर्म का नाम, मेंबर का नाम किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब्जेक्ट टू गाइडलाइन, और गाइडलाइंस में वो किसी एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में नहीं हो, स्पेशल कलर ना हो, और एक जो कैटेगरी बनाई गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उसी कैटेगरी के अंदर हो, जिस शहर की वो डायरेक्टरी है उसी शहर की डायरेक्टरी में आप इसकी लिस्टिंग करा रहे हैं। इस तरह की जनरल कंडीशंस लगाई गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में है, परमिट कर दिया गया
entries made in the telephone directory either by making a special request or means of an additional payment. ये तो बात हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या करने दिया जाएगा? नो, स्पेशल रिक्वेस्ट पर नहीं करने दिया जाएगा, एडिशनल पेमेंट पर नहीं करने दिया जाएगा, ये कंडीशन में आ जाएगा। अभी काउंसिल ने इस मैटर को कंसीडर किया और कहा इन एडिशनल रेस्ट्रिक्शन के साथ आप एंट्री दे सकते हो टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर। नंबर 1, एंट्री शुड नॉट अपीयर इन एनी अदर सेक्शन और कैटेगरी एक्सेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। लाइक कोई एंट्री बनी हुई है टेलीफोन डायरेक्टरी में, टैक्स कंसल्टेंट्स, फाइनेंस कंसल्टेंट्स, नहीं, वहां नहीं आएगी आपकी एंट्री। आप कहां देंगे? टेलीफोन डायरेक्टरी में आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर कहां है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की यदि कोई लिस्टिंग है उसके अंदर। मेंबर और फर्म शुड बिलोंग टू द टाउन और सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डायरेक्टरी इज बीइंग पब्लिश्ड। Order of entries should be alphabetical. Any other order is not permitted. Entry किसी भी डिफरेंट प्रोमिनेंट मैनर में, लाइक हाईलाइट कर दिया, कलर अलग दे दिया, बॉक्स के अंडर कर दिया, बैकग्राउंड दे दिया, नो, जिससे ये कोई एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी लगे, ये हम परमिट नहीं करेंगे। एंट्री restricted नहीं होनी चाहिए and should be open to all chartered accountant in that area and should be open to all the chartered accountant or firm in the particular city or town जिसके लिए इस डायरेक्टरी को पब्लिश किया जा रहा है। and members can also include their name in trade or social directories. social directories जैसे लाइक कोई क्लब अपनी डायरेक्टरी बना रहा है, ठीक है, आप दे सकते हैं। कोई ट्रेड एसोसिएशन डायरेक्टरी बना रही है, उसमें आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है? वहां उस डायरेक्टरी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग सेक्शन है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सोशल डायरेक्टरीज में ऐसे सेक्शन होते हैं? नहीं होते, कोई बात नहीं, आप अपना नाम दे सकते हो, दे सकते हो। लाइक आप क्लब के किसी के मेंबर हैं, आपका नाम, और यदि वो क्लब डायरेक्टरी के अंदर डेजिग्नेशन बताता है या उन पर्सन का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन बताता है, साथ साथ आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर अलग से गाइडलाइन भी है, मैं पहले वही करा दूं आपको। ये रहा, स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज फॉर लिमिटेड सर्कुलेशंस, नेम, description and address of the member may appear in any directory or list of member of a particular body जहां पर नेम अल्फाबेटिकली लगाए गए हैं। मान लीजिए मैं एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर हूं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं उसकी एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। उसमें क्या किया गया, जितने भी फ्लैट्स हैं इस अपार्टमेंट में, इस सोसाइटी में, उन सब के फ्लैट नंबर 1, 2, 3, 4, नेम, मोबाइल नंबर और आगे उनका ऑक्यूपेशन डाल दिया गया। तो क्या ऐसी डायरेक्टरीज के अंदर ये चीजें की जा सकती हैं? कोई क्लब है, पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, और क्लब के अंदर उसकी क्या डेजिग्नेशन है, वो सिंपल एक मेंबर है या क्लब का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, ट्रस्टी है, किसी कमेटी का मेंबर है। तो ऐसे सोशल ग्रुप्स की भी जो सोसाइटीज होती हैं, दैट्स ओके, आपके नाम आ सकते हैं। फॉर ए स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी और ए पब्लिकेशन सच एज हु इज हु, मीन्स कौन सा पर्सन क्या काम करता है। A member should use his discretion in supplying the information bearing in mind the nature and purpose of the publications. In addition to his name, description
and address and those of the firm a member where appropriate. यदि वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो डायरेक्टरशिप हेल्ड एंड रीजनेबल पर्सनल डिटेल्स एंड मे स्टेट हिज आउटसाइड इंटरेस्ट. हाउएवर, इन एनी केस द नेम ऑफ द क्लाइंट्स इज नॉट परमिटेड. आप अपने क्लाइंट का नाम नहीं दे सकते. तो ये दोनों पॉइंट डायरेक्टरी के हैं. एक ये जनरल टेलीफोन डायरेक्टरी की बात कर गया और दूसरा स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी जिसमें खाली मोबाइल नंबर नहीं अदर डिटेल्स भी कवर अप होती हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल. नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स एग्रीगेटर्स. जैसे लाइक एक एंटिटी है अर्बन कंपनी जिसको पहले अर्बन क्लैप कहते थे, वो तरह तरह की सर्विसेज देती है. अब मान लो ये कंपनी कहे हम तो कुछ दिनों के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज भी देंगे और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज में ऑडिट की सर्विसेज, टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, ऐसी सर्विसेज भी देंगे. और चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक पैनल बनाने इन्होंने शुरू कर दिए, लिस्ट बनानी शुरू कर दी, या इनको ये कहें इन्होंने एग्रीगेटर का काम किया. एग्रीगेटर ही तो है ये. जैसे कैब के लिए ओला है, उबर है, इसी तरह से सर्विसेज के लिए ये अर्बन कंपनी है एंड अदर काइंड ऑफ अदर सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप्स आल्सो एग्जिस्ट. क्या हम अपने सर्विसेज को इन सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स के थ्रू दें? नो, नॉट एट ऑल परमिटेड. It is not permissible for members to list themselves with online application based service provider aggregator where other categories like businessman, technician, maintenance worker, event organizers, they are also listed. तो ऐसी ऐप के ऊपर आप अपनी लिस्टिंग नहीं करवा सकते. जस्ट डायल नहीं करा सकते लिस्टिंग. सो ये हमारी मेन एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस थी, जिसमें एक हमने सबसे पहले गाइडलाइंस राइट अप की करी. देयर आफ्टर नंबर 2 के ऊपर फिर वेबसाइट की गाइडलाइंस, वो तो ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके थे. फिर 2 डायरेक्टरी की बात आ गई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सर्विसेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स नॉट परमिटेड. नाउ अब इसका एक लास्ट टॉपिक है जो कुछ एग्जम्पशंस की बात करता है. 3 पर्पस के लिए एडवर्टीजमेंट्स को परमिट किया गया है और वो 3 पर्पस क्या है? यदि आपको अपने ऑफिस में स्टाफ रिक्रूट करना है, या आपको क्लाइंट के बिहाफ पर क्लाइंट के लिए स्टाफ रिक्रूट करना है, या क्लाइंट के किसी बिजनेस को या क्लाइंट की किसी प्रॉपर्टी को खरीदना है, या क्लाइंट के लिए प्रॉपर्टी को बेचना है. विशिंग टू एक्वायर और डिस्पोज ऑफ बिजनेस और प्रॉपर्टी. लेकिन यह काम किसके लिए? ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. या फिर when you are working in the capacity as a trustee, liquidator or receiver, then आपको किसी बिजनेस या प्रॉपर्टी को बेचना है. आप इन 3 चीजों के लिए एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं. A special exemption is given as to the publication of name or address of member or firm along with the description chartered accountant in an advertisement that appears in the press. In these 3 cases, provided conditions are there that advertisement is not displayed more prominently than is usual. मीन्स आप नॉर्मल फॉन्ट साइज के अंदर जैसे बाकी एडवर्टीजमेंट आ रही है उस तरीके से दे रही है, दैट्स ओके, अदरवाइज नॉट परमिटेड. अदरवाइज नॉट परमिटेड. While advertising for staff, it is desirable that members should avoid the expression like well-known firm. Similar considerations apply to advertisements for articles assistants. Advertisements should not contain any promotional element nor any suggestions that the services offered by this firm
are superior to those offered by other chartered accountants. So in this manner, जब एक पर्सन, उसको 3 एरियाज में एडवर्टीजमेंट्स अलाउड है टू रिक्रूट स्टाफ इन ओन ऑफिस। अब अपने ऑफिस में स्टाफ रिक्रूट करना है तो मैं अपने ऑफिस की तारीफ क्यों ना करूं? मुझे अपने ऑफिस की तारीफ करने का अधिकार है? नहीं। आपका ऑफिस चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है, यू आर अबाइड बाय द कोड ऑफ एथिक्स एंड हेंस आप अपनी एडवर्टीजमेंट में अपना नेम, एड्रेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन बता सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो एक पब्लिसिटी लगे वो चीज अलाउड नहीं की गई है। दैट इज नॉट परमिटेड एट ऑल। सो ये थे हमारी गाइडलाइंस एज टू द एडवर्टीजमेंट्स, काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट्स 2008, जिसके अंदर हमने नंबर 1 पर राइटअप की गाइडलाइंस पढ़ी, नंबर 2 पर वेबसाइट की गाइडलाइन है जो ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं, नंबर 3 पर ऑनलाइन कंसल्टेंसी थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स परमिटेड है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, नंबर 4 पर टेलीफोन डायरेक्टरी एंड स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज परमिटेड है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स के लिए सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स की ऐप पर एप्लीकेशंस के ऊपर लिस्टिंग कराना नॉट परमिटेड, एंड लास्ट एग्जम्पशंस, 3 कैटेगरी में एडवर्टीजमेंट इन द प्रेस अलाउड है, to recruit staff in own office, to recruit staff for the clients, or buying selling of property or business on behalf of client, or selling the property or business when working in a professional capacity like executor, trustee, arbitrator or administrator. So this is all about the professional ethics, and ये last topic था हमारा professional ethics का। और जितने भी questions टॉपिक के साथ थे वो सारे मैंने आपको क्लास में कराए हैं। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो इन जनरल मींस, इन जनरल का मतलब यहां पर किसी पर्टिकुलर क्लॉज पर, पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर नहीं है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले जितने क्वेश्चंस आप करते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता चल ही जाता था कि ये कौन से क्लॉज का क्वेश्चन है, क्योंकि वो हर क्लॉज के नीचे होते थे क्वेश्चन। लेकिन अब क्वेश्चन इन जनरल फ्रेम किए गए हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन सा क्लॉज अट्रैक्ट होता है। सो ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, आपकी एक्सरसाइज के लिए है ये क्वेश्चन, और अच्छी तरह से इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा, और जितने भी ये क्वेश्चंस लास्ट में दिए गए हैं इनमें से भी 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर 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 करिएगा। सो इसके साथ हमारा टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स का कंप्लीट हुआ है, और इस सेशन को भी यहीं पर अब ओवर करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए मॉड्यूल के साथ स्टार्ट करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।